आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। आज बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे और पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद अगर आपको इसका PDF जो है मुफ्त में चाहिए तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, बात करें तो आज का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है वो है एजुकेशन, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, अर्थात शिक्षा, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। बात करें इसमें तो इसमें पहले ही आपका दिया है शिक्षा, तो शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है मानव जीवन के सभी भव्य, यहाँ से देखिए मानव जीवन के सभी भव्य एवं आकर्षक दिखाई देने वाली वस्तुएं शिक्षा की ही देन है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो नंगे और उसके बाद जंगलों में भटका करते थे, उनके पास चलने के लिए कुछ नहीं होता था, वो नंगे पाँव घूमा करते थे और उनको कोई मतलब समझ लो आज यहाँ पे हैं कल यहाँ पे, उनका कोई निश्चित वो नहीं होता था कि इनको यहीं पे रहना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो क्या शिक्षा के पास आते गए, जैसे ही वो शिक्षित होते गए, आज देखो पहले बैलगाड़ी, घोड़े और इन सब चीज़ों से लोग चलते थे, आज यहाँ पे आदमी ज़मीन पे चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, सीधा हवाई जहाज़ से सफ़र कर ले रहे हैं, 2 दिन का रास्ता 2 घंटे में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये शिक्षा की देन है। ठीक है, यदि इन पर विचार किया जाए तो केवल यही एक ही वस्तु हमें प्राप्त होती है जिसके द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, वह है शिक्षा, ज्ञान या विद्या। इन सभी शब्दों का प्रयोग काल के अनुरूप समय समय पर होता चला आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जो हम पूरा अगर निचोड़ देखें कि ये सब जो परिवर्तन हुआ है ये कैसे हुआ है, तो ये सब जो है एक शिक्षा की ही देन है। अगर हम पूरा निचोड़ निकालते तो इसके सामने हमारे सामने क्या निकल के आता है? शिक्षा। अब शिक्षा को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए शिक्षा, ज्ञान या विद्या, मतलब इनके तीन चार नाम लिए गए, ये समय समय पर लेते गए। जैसे इस समय जो प्रचलन में चल रहा है वो है शिक्षा, और जब सबसे प्राचीनतम नाम अगर इसका देखा जाए तब विद्या चलता था, जैसे आपको वेदों में मिल जाएगा, आप वेदों में देखो तो वहाँ पे विद्या नाम का उल्लेख ही मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान का हुआ और अब जो प्रचलन में चल रहा है वो नाम है इसका शिक्षा। ठीक है, लेकिन उद्देश्य एक ही था। अब आगे बात करते हैं, जिस प्रकार से पौधों का विकास अच्छी जुताई और गुड़ाई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास अच्छी शिक्षा से होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा है कि जैसे ही किसी पौधे का विकास जो है, अगर आप अच्छे से जुताई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, खेत अगर अच्छा है, वहाँ पे घास फूस नहीं है, इन सब चीज़ों को अगर देख ले रहे हैं अच्छे से, तो पौधे का विकास बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार से अगर मानव को विकास करना है या मानव को आगे जाना है तो उसको भी उसमें सहायता कौन देता है? तो वो देती है शिक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें, शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नांकित है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ वैज्ञानिक जो हुए जो अपने अपने अनुसार कुछ चीज़ें जो हैं शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देते चले गए, उनको भी जरा सा एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे आपके पहले नंबर पे ही आ जाते हैं प्लेटो महाराज। प्लेटो महाराज ने कहा है शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता विकास करती है जिसके वह योग्य होता है। मतलब कह रहा है शिक्षा जो है ये बालक के शरीर और आत्मा, मतलब बॉडी और उसके बाद आत्मा तो जानते ही हैं, में सभी सौंदर्य और पूर्णता विकास करती है। सौंदर्य आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता विकास करती है, मतलब उसका जो निखार होता है, मनुष्य का जो निखार होता है। मान लो आप कहीं पे देख रहे हो, जो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी होता है, अशिक्षित आदमी होता है, वो किस टाइप से चलता है, वो किस टाइप से अपना काम करता है, किस टाइप का उसका पहनावा ओढ़ा होता है, उसका ढंग एक अलग होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को देख लीजिए जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और नॉलेज भी रखता हो, उसके बॉडी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल फ़र्क आएगा। उसके बैठने का तरीका अलग होगा, उसके बोलने का तरीका अलग होगा, उसके पहनने का तरीका अलग होगा, एक मतलब अलग ही जेंटलमैन टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्लेटो महाराज कह रहे हैं। उसके बाद आए आपके अरस्तु जी। अरस्तु जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। इन्होंने कहा ऐसा है
कि अगर एक स्वस्थ शरीर है, मतलब एक आदमी है जो किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूरा स्वस्थ शरीर है, अगर उसका मस्तिष्क भी क्या है, स्वस्थ है, मतलब वो पूरे तरीके से काम कर रहा है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कैसे करना है और कहाँ जाना कहाँ आना है, अगर उसका ये सब कुछ पूरा ब्रेन जो है अच्छे से वर्क कर रहा है, किससे कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, अगर ये सब वर्क कर रहा है तो वही क्या कहलाता है, वही शिक्षा कहलाता है। ठीक है। अब अरस्तू के तुरंत बाद आ जाते हैं आपके स्पेंसर महाराज। स्पेंसर महाराज ने क्या कहा, स्पेंसर जी ने कहा जीवन के लिए तैयारी शिक्षा है, जीवन के लिए तैयारी शिक्षा है। तो इनका भी कहना भी एक सही तरीका है। इन्होंने कहा कि जैसे जीवन आप जीते हैं तो यहाँ पे कई तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं, कभी आपको दुख झेलना पड़ता है, कभी सुख झेलना पड़ता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको निर्णय लेना ही परिणाम, मतलब एक तरीके से समझो निर्णय लेना किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ही मुश्किल हो जाती है, तो उसमें आपका क्या शिक्षा ही काम आती है। आप अपने ज़िंदगी में कौन सा कदम अच्छा उठा रहे हैं, कौन सा कदम गलत उठा रहे हैं, ये सब जो निर्णय होता है वो आपके शिक्षा के बल पे होता है। आपको शिक्षा कैसी प्रदान हुई है उसी अनुसार से आप किसी चीज़ का निर्णय लेंगे। ठीक है। चलिए, उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, हर्बर्ट महोदय। तो हर्बर्ट महाराज जो आते हैं ये कहते हैं उत्तम नैतिक, यहाँ पे देखो, उत्तम नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा है। मतलब वो कह रहे हैं उत्तम नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा है, मतलब अगर आदमी का तरीका सही है, वो बातचीत कैसे करता है, वो अगर एक अच्छे ढंग से बात कर रहा है, अपने बड़ों से सम्मान से बात कर रहा है, मतलब हर तरीके से, तो नैतिक, आप लोग कक्षा 6-7 में नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे यही तो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको किससे कैसे बोलना है, कहाँ पे कैसे बैठना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है और किस तरीके से आपको व्यवहार करना है। तो अगर आदमी का व्यवहार जो है और बोलने और इन सभी का जो तरीका है ये अगर अच्छा है तो इसका मतलब वो शिक्षित है, मतलब शिक्षा ही उसके उत्तम नैतिक का विकास करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद आपके आ जाते हैं शंकराचार्य जी आ जाते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है सा विद्या या विमुक्ति, मतलब विद्या से ही हमें क्या मुक्ति प्रदान होती है। ये देखिए, कहें सा विद्या या विमुक्ति, मतलब विद्या से ही हमें क्या मुक्ति का प्राप्ति होती है। ये किसने कहा, ये शंकराचार्य जी ने कहा। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका कहना था कि जैसे अगर आपके पास विद्या हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं अपने महात्मा बुद्ध जी को, महावीर स्वामी जी को, तो इन लोगों को क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया, इनको शिक्षा प्राप्त हो गई, मतलब विद्या ज्ञान जो कुछ भी है, नाम एक अलग अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है। तो जब उनको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती, मान लो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो क्या, वो इससे विमुक्त हो गए, मतलब मुक्त हो चुके हैं। अब वो संसारिक मोह माया से एकदम अलग हैं, उनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, वो अपने भगवान में अपने आप को पूरा लीन कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा हमें इस पृथ्वी लोक पे ना आना पड़े। ठीक है। तो ये शंकराचार्य जी ने कहा, ये थोड़े धार्मिक से रिलेटेड कहे गए। और उसके बाद देखते हैं उपनिषद में हमें क्या मिलता है, तो उपनिषद में मिलता है शिक्षा वह है जिसका परिणाम मुक्ति है। ये भी उन्होंने, मतलब यहाँ भी वही चीज़ कही गई है। तो शिक्षा वह है जिसका परिणाम मुक्ति है। अगर शिक्षा आपको प्राप्त हो गई, अगर आप एक अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या मुक्ति भी प्रदान हो जाएगी। उसके बाद आपके आ जाते हैं विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक बने, किसके लिए, आजकल के युवाओं के लिए। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। मतलब मनुष्य के अंतर जो अंतर्निहित है, क्या पूर्णता, अंतर्निहित पूर्णता ही क्या कह रही थी, पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके आ जाते हैं महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर के मन और आत्मा में निहित सर्वोत्कृष्ट शक्तियों, एक मिनट, शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। तो ये किसने कहा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। इन्होंने कहा कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्कृष्ट शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। ये कौन कहते हैं, ये आपके महात्मा गांधी जी कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होते हैं, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे जो जिनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इनको थोड़ा भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आपका पेपर आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जब पेपर आएगा तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे इस तरीके से कुछ भी ऐसा तो आएगा नहीं कि आप कुछ भी लिख के पास हो सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा दिए शिक्षा ये है वो है, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको वहाँ पे एक लाइन दिया जाएगी, वो कहा जाएगा कि जैसे आपको एक दे दिया जाएगा, जीवन के लिए तैयारी शिक्षा है, यह कथन किसका है। अब आपको ऑप्शन में दे देंगे स्पेंसर, हर्बर्ट, शंकराचार्य
या फिर उपनिषद में मिला है। तो आप क्या लगाओगे? अगर आपको पता होगा तभी तो लगाओगे ना। अगर सही लगा तो 1 नंबर, नहीं लगा तो 1 भी नंबर नहीं। ऐसा नहीं कि 6 नंबर का पेपर था, 6 नंबर का पेपर था, नहीं सही हुआ, नहीं सही हुआ, 1 मिनट, 6 नंबर का पेपर था, नहीं सही हुआ, फिर भी हमको 4 नंबर जो है आराम से मिल गए, कुछ ना कुछ तो लिख के आ गए थे। तो ऐसा यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो आपको इनको क्या करना है? याद करके रखना है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस क्लास के बाद कल जो आपका वीडियो मिलेगा वो आपका मिलेगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। इसी अध्याय के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट चलेगा और वो आपको पूरा देखना है। ये आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा और आपको बहुत ज़्यादा ही लाभान्वित करेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं शिक्षा के अर्थ। जैसे यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिया गया था चैप्टर के नाम में ही, शिक्षा के अर्थ के बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षा के अर्थ में पहला ही देख लेते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है, संकुचित अर्थ से आपको समझ में आ जाता होगा, संकुचित नाम से ही समझ में आ जाता होगा कि जैसे कोई चीज़ एक सीमित या फिर एक निर्धारित के बारे में बात कर रहा है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ के बारे में अभी आप पढ़ो तो यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। ये कह रहा है 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। सामान्य रूप से विद्यालयी शिक्षा को संकुचित अर्थ माना जा सकता है। मतलब जो विद्यालय में शिक्षा हमको प्रदान होती है उसी को ही ये क्या कह रहे हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ माना जा सकता है। यह शिक्षा पूर्व निर्धारित होती है। मतलब ये शिक्षा जो होती है ये पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी और जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त करता है उसे विद्यालय या स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहा जाता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं, और जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त की जाती है या मिलती है या दी जाती है उस स्थान को विद्यालय या फिर स्कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अर्थ में शिक्षा बालक के जीवन में एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर के एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। मतलब ये कह रहा है कि बालक के जीवन में एक निश्चित समय से, जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो 5-6 साल से स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो 4 साल से ही बच्चे जाने लगे, 3 साल से ही पीजी उजी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें देखो क्लासें आ गई ना, शुरू से ही प्ले ग्रुप, पीजी, मतलब 2 साल का लड़का हुआ नहीं, भेज दो वहीं पे खेले कूदेगा। तो इस तरीके से जैसे ही बच्चे का एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्चा 4 साल से जाएगा और 12 में पहुंचते 12-4-16 साल तक इसकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। इसी तरह से वह अपनी रुचि, योग्यता और कार्य कुशलता के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। इसी प्रमाण पत्र के द्वारा वह अपनी जीविकोपार्जन हेतु नौकरी प्राप्त करता है। मतलब बालक जो है वो एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर क्या करता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और जैसे ही वो शिक्षा प्राप्त कर लेता, मान लो 16 साल, 18 साल, 20 साल, जब भी वो अपनी शिक्षा प्राप्त करके निकलता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भैया ये जो हैं इस चीज़ में कुशल हैं और इसमें इनकी अच्छी कुशलता है। तो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उसे नौकरी मिलती है जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, इसमें न केवल शिक्षक, शिक्षार्थी और स्कूल ही निर्धारित होते हैं, वरन इसमें पढ़ने पढ़ाने का, 1 मिनट, हाँ कहाँ पे थे, पढ़ने पढ़ाने का समय, स्थान, पाठ्यक्रम, समय सारणी सब कुछ निर्धारित होता है। बालक को अपने हिसाब से शिक्षा प्राप्त करना होता है। विद्यार्थी जीवन ही शिक्षा काल होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे तीन चीज़ तो होती ही होती निर्धारित हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और क्या, स्कूल। यहाँ पे देखो शिक्षक, शिक्षार्थी और स्कूल, ये 3 चीज़ तो निर्धारित होते ही होते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ निर्धारित होती हैं, जैसे पढ़ने पढ़ाने का समय। मतलब पढ़ने पढ़ाने का समय, कब से बालक पढ़ना स्टार्ट करेगा और कब तक पढ़ेगा। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, कब तक वो पढ़ेगा ये निर्धारित होता है। उसके बाद स्थान निर्धारित होता है। मतलब ये यहीं पे आके शिक्षा ये प्राप्त कर सकता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो भी तो आप अपने स्कूल में ही जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, ना कि वो ऐसा कहेंगे कि ऐसा आप तुम अपने छत पे चले जाओ पढ़ लो, फिर पता चला कल बुला लिए रोड पे आके पढ़ लो, फिर परसों बुला लिए सब बाजार में आ जाना वहाँ पे पढ़ लेना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक स्थान जो है वो निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम आपका निर्धारित होता है कि मतलब आपको ये ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समय सारणी निर्धारित होती है कि आधे घंटे इसकी क्लास चलेगी, आधे घंटे इसकी क्लास चलेगी, आधे घंटे इसकी क्लास चलेगी, जिसको हम लोग आजकल
टाइम टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ भी क्या होता है, निर्धारित होता है। बालक को अपने हिसाब से शिक्षा प्राप्त करना होता है, मतलब बालक अपने अनुसार से शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, वो क्या पढ़ना चाहता है, किसमें उसकी रुचि है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, या सरकारी कोई नौकर बनना चाहता है, तो इस तरीके से उसकी क्या, उसके इच्छा अनुसार उसको शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। विद्यार्थी जीवन ही शिक्षा काल होता है। अगर इसके शिक्षा काल की बात करें तो जब तक बालक ये पढ़ता है, विद्यालय में रहता है, तब तक ही इसका क्या होता है, शिक्षा काल होता है। ठीक है, ये आपको आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का संकुचित रूप, वो संकुचित अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरी पॉइंट जो है वो आपकी कह रही है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ, मतलब अभी तो आपने संकुचित अर्थ मतलब छोटे में एक निर्धारित जगह पे देख लिया, लेकिन अब क्या कह रहा है, व्यापक मतलब बड़े उसमें देखते हैं, पैमाने पे देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या हो सकता है। तो चलिए, इस अर्थ में शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब अगर व्यापक रूप में देखें तो शिक्षा क्या है, जीवन प्रयत्न। बालक के जन्म से ही शिक्षा प्रारंभ होती है और मृत्यु के पूर्व तक चलती रहती है। मतलब बालक जैसे ही पैदा होता है तैसे ही उसको शिक्षा प्रदान वो क्या करने लगता है, शिक्षा ग्रहण करने लगता है। जैसे अभी आप, जैसे कोई बालक हुआ तो अब वो क्या कह रहा है, मम मम मम, या फिर किसी तरीके से आवाज़ निकाला, या आप छोटे होते हुए उसको तुरंत कहने लगते हैं, कहो बेटा पापा, कहो बेटा चाचा, कहो बेटा मामा मौसिया फूफा नानी नाना, जो कुछ भी बुलवा पाते हो वो आप बुलवाते हो। वहीं से इसकी शिक्षा स्टार्ट हो जाती है, और जब तक ये मर नहीं जाता तब तक इसको कुछ ना कुछ ज्ञान जो है प्राप्त होता रहता है, ये शिक्षा चलता रहता है। इस शिक्षा में कोई पूर्व योजना नहीं होती, मतलब इसमें कोई पूर्व योजना नहीं होती कि ऐसा है, ये जो लड़का पैदा होगा या जो लड़की पैदा होगी इसको 5 पाठक हिंदी हमको रटवाना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें उसको कुछ रटवाना नहीं होता है, इसमें कोई चीज़ पहले से निर्धारित नहीं होती है। अब उसके समय के अनुसार क्या होता रहता है, जैसे आप ही हो, कहीं पे गए, कुछ बोल दिए तो आपको किसी ने डांट दिया, ऐसे बोला जाता है, ये करते हो, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे नहीं बोला जाता है। तो क्या ये पहले से फिक्स था कि वो आएगा ऐसा कहेगा, हम डांटेंगे, इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी? तो ये सारी चीज़ें क्या होती, पहले से फिक्स नहीं होती है। ठीक है, बालक कहीं भी किसी से किसी समय कुछ बातों को सीख सकता है। यहाँ पे सोख सकता है लिखा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये क्या है, सीख सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बालक कहीं भी, ये जरूरी नहीं कि विद्यालय में, हो सकता है वो कहीं पे नहा रहा हो, हो सकता है वो फिसल के गिर जाए, तो उसको सीख मिल जाएगी, अच्छा यहाँ पे पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे, ऐसे जगह पे पैर नहीं रखना चाहिए। हो सकता है बालक कहीं पे जा रहा हो, कुछ खा रहा हो, या फिर कोई काम कर रहा हो, बालक खा रहा हो, उसमें मक्खी गिर जाए, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ हाथ को अपने ऐसे ऐसे हिलाते रहना चाहिए जिससे मक्खी उसमें न गिरने पड़े। तो इसका कोई स्थान जो है निर्धारित नहीं होता है, और ना कोई ही समय निर्धारित होती है। वो रात को 10 बजे भी सीख सकता है, सुबह 5 बजे भी सीख सकता है, दोपहर के 3 बजे भी सीख सकता है, जब मर्जी कहे वो तब सीख सकता है। ठीक है, इसमें ना कोई शिक्षक होता है और ना ही कोई शिक्षार्थी होता है। तो इसमें कोई ये जरूरी नहीं होता कि जो ज्ञान इसको प्राप्त होता रहे वो किसी शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त होता रहे, किसी से भी ज्ञान इसको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कहीं भी प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई शिक्षक और शिक्षार्थी नहीं होता है। उसके बाद एक स्थान पर एक व्यक्ति, जहाँ शिक्षक होता है वहीं दूसरी जगह वह शिक्षार्थी हो सकता है। मतलब जैसे आपने किसी को, समझो आपने किसी को कोई चीज़ बताई, तो आप उसके लिए क्या हो गए, शिक्षक हो गए, क्योंकि आपने उसको कोई चीज़, कोई ज्ञान दिया। लेकिन आप भी कहीं पे विद्यार्थी हो जाएंगे। जैसे आपके पापा आ गए, उन्होंने आपको कोई ज्ञान दिया, तो आप क्या हो गए, अब उस समय पे विद्यार्थी हो गए, आपके शिक्षक आपके पापा हो गए। आपके शिक्षक किसी अपने दोस्त, आपके पापा जो अपने किसी दोस्त से मिले, उसने बताया ऐसी ऐसी चीज़ है, तो अब आपके पापा क्या हो गए, शिक्षार्थी हो गए, उनका दोस्त क्या हो गया, शिक्षक हो गया। तो इसी तरीके से जो आज अभी शिक्षार्थी है वो आगे चल के शिक्षक हो सकता है, जो या अभी शिक्षक है वो आगे चल के क्या हो सकता है, शिक्षार्थी भी हो सकता है। बालक का संपूर्ण जीवन शिक्षा काल होता है, मतलब इसमें शिक्षा काल कोई फिक्स नहीं होता कि 8 साल 10 साल 12 पढ़ने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट से कुछ लेना देना नहीं रहता। पूरा जीवन जब तक वो पैदा होता है, जब तक मर नहीं जाता, उसको क्या करना रहता है, सीखना ही रहता है। ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, क्या करना रहता है, इसमें कोई ये नहीं होता कि तुम इन्हीं से सीखोगे। हो सकता है मैं आपसे सीख जाऊं, आप अभी हमसे सीख रहे हैं, आपसे कोई और सीखे, तो इस तरीके से आपस में ही क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। एक बात यहाँ हमने किसी से सीखा, वह व्यक्ति उसे
सीखे हुए कार्य के लिए हमारा क्या हो जाता है, शिक्षक हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि जहाँ पे जैसे मान लो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज़ बता रहा हूँ, तो अभी मैं आपका क्या हूँ, शिक्षक हूँ। हो सकता है कि वही व्यक्ति मुझसे भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सीखा हो। अब हो सकता है आप कोई चीज़ कमेंट में कहो सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो अब आपसे मैं सीख रहा हूँ, तो अभी क्या हो गए, आप शिक्षक हो गए, मैं शिक्षार्थी हो गया। अभी तो मैं शिक्षक हूँ, आप शिक्षार्थी हो, लेकिन अभी कमेंट में आओ और आप कहो सर आपने ऐसा नहीं, ये थोड़ा नहीं बताया और इसके बारे में बताइए, और आप यहाँ पे थोड़ी गलती कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, अब आप शिक्षक हो गए और मैं क्या हो गया, शिक्षार्थी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो, तो शिक्षक हो जाएंगे। अस्तु, इस अर्थ में संपूर्ण ब्रह्मांड शिक्षा क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे कोई विद्यालय नहीं, पूरी दुनिया जो है वो शिक्षा क्षेत्र है। इसी अर्थ के समर्थन में डीबी ने लिखा है, शिक्षा जीवन की तैयारी मात्र नहीं अपितु शिक्षा स्वयं ही जीवन है। मतलब शिक्षा जो है ये जीवन की तैयारी नहीं है, ये पूरा जीवन ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, ये किसने कहा, ये डीबी जी ने कहा। ये कथन आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षा में मानव न केवल मानव से अपितु छोटे छोटे जीवों जंतुओं निर्जीव वस्तुओं से भी शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो है ये जरूरी नहीं कि आप किसी इंसान से ही सीखो, हो सकता है आप किसी निर्जीव चीज से भी सीख सकते हो, आप चींटी से सीख सकते हो, आप कुत्ते से सीख सकते हो, मतलब आप किसी से भी, छोटे मोटे जीव से भी क्या कर सकते हो, शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। क्या आपने कभी विचार किया कि चींटी अनवरत क्यों चलती रहती है? कि ये कह रहा है, उदाहरण दे रहा है आपको कि क्या आपने कभी विचार किया कि चींटी जो है अनवरत क्यों चलती रहती है? तो कहाँ थे, चींटी अनवरत क्यों चलती रहती है, यदि रुकती भी है तो कहाँ? निश्चित रूप से चींटी का अनवरत चलना हमारे जीवन एक मिनट चलते रहना हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि उद्देश्य की प्राप्ति तक अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब कह रहा है जो चींटी है वो लगातार जो चलती रहती है, वह हमें यह सीख देती है कि जब तक मैं अपने आप या मैं अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लूँ तब तक हमें क्या करना चाहिए, अनवरत चलते रहना चाहिए जब तक मैं अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लूँ। इसी प्रकार से मधुमक्खी द्वारा छत्ते में मधु इकट्ठा करना हमें गुण संचय की शिक्षा देता है। मतलब जिस तरीके से मधुमक्खी फूलों से, एक फूलों से नहीं कई प्रकार के फूलों से क्या करती है, मधु को इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में लाके डाल देती है, उसी प्रकार से हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी से भी और कहीं से भी क्या करना चाहिए, ज्ञान अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे हम क्या हो सकें, उससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट जो आपका वो कह रहा है शिक्षा का प्राचीन अर्थ। मतलब शिक्षा के प्राचीन अर्थ कौन कौन से हुए, तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन काल का निर्धारण वेदों की रचनाओं से माना जाता है। जो प्राचीन काल का निर्धारण है वो वेदों की रचनाओं से माना जाता है। इसमें भी सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। तो वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद कौन से हैं, कौन सा है, तो ऋग्वेद है। वेद एवं प्राचीनतम ग्रंथों में शिक्षा शब्द के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग मिलता है। तो क्या होता है कि वेदों में शिक्षा के स्थान पे हमें विद्या का प्रयोग मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, वेदों में मिलता है या प्राचीनतम ग्रंथों में मिलता है। इस आधार पर या कह सकते हैं उस समय विद्या शब्द का प्रचलन था और इसका प्रयोग ज्ञान अनुभव के रूप में किया जाता था। कुछ दृष्टव्य प्रमाण है। मतलब कह रहा है कि जैसे आज के समय पे शिक्षा शब्द प्रचलन में है, हो सकता है उस समय क्या विद्या शब्द प्रचलन में रहा हो, इसीलिए वो कुछ उदाहरण देके आपको दिखा रहा है जो उसको वेदों में मिले हैं। जैसे विद्या ददाति विनयम, ठीक है, विद्या हमें विनय प्रदान करती है, विनय की क्षमता प्रदान करती है। इस तरीके से अगला देखो सा विद्या या विमुक्ति। ठीक है, ये अभी आपने देखा है, किसने कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा था, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला बोल रहा है विद्या विहीना पशु भी समाना। मतलब विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। यह भी देखो, अब यहाँ पे देखो तीनों चीज में आपको क्या कॉमन लग रहा है, विद्या और विद्या, तीनों जगह पे क्या विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब वहाँ पे उस समय पे शिक्षा के जगह पे जो शब्द प्रयोग होते थे उनका नाम विद्या था। ठीक है, वो जो शब्द प्रयोग होते थे वो विद्या था। उपयुक्त प्रमाणों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है प्राचीन काल में शिक्षा शब्द की जगह पे विद्या शब्द का प्रयोग होता था।
ठीक है, तो ये आपको अभी यहाँ पे पूरा समझ में आ चुका होगा। तो ये आपको तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? अगर समझ में आ रहे हैं तो खटाखट लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि शिवम सर ज़रूर इस चीज़ का फीडबैक लेना चाहेंगे और उनको बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा बताइए, अगर आपको कहीं पे थोड़ी दिक्कत आ रही या कोई दिक्कत आ रही तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन इसीलिए ही होता है, ठीक है। चलिए बात करें। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है शिक्षा एक सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या एक सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है? सामाजिक मतलब समाज से जुड़ी हुई है, और उसके बाद गतिशील मतलब ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती है, जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। मतलब ये क्या पूरे जीवन चलती रहती है, मनुष्य के पैदा होने से लेकर मरने तक चलती रहती है। मनुष्य शैशव काल से लेकर अंतिम अवस्था तक हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हम एक शिक्षा का, अगर एक शिक्षा का क्या कहते हैं अर्थ निकालना चाहें तो एक शिक्षा का जो परिभाषा निकल के आएगी, तो सभी का निचोड़ देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा एक सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। मनुष्य शैशव काल से लेकर के अंतिम अवस्था तक हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर पूरे का निचोड़ देखें तो हमें अभी यही मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं शिक्षा के विभिन्न रूप संक्षेप में देख लेते हैं शिक्षा के कितने सारे रूप होते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट पूरा सभी को लें। हाँ, अब देख लीजिए यहाँ पे आपके कुछ रूप दिए हैं। जैसे पहला ही आपका दिया है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, पहला ही आपका दिया है। दूसरा दिया है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा, ये अगर पूरा देख के चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप वैसे ही समझिए, इसको आगे चल के पढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, और उसके बाद व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, और एकांगी एवं सर्वांगीण शिक्षा। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे छठा नंबर है, छठा नंबर बोल रहा है निश्चयात्मक एवं निषेधात्मक शिक्षा एवं या सकारात्मक या एवं नकारात्मक शिक्षा विषय क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लें तो यहाँ पे शिक्षा के विषय क्षेत्र देख लेते हैं। शिक्षा के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये देखिए यहाँ पे विषय क्षेत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, चूंकि शिक्षा, 1 मिनट, ये क्या हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया है, अतः मानव का विकास मुख्यतः 2 रूपों में देखा जा सकता है। तो मानव का विकास कितने रूपों में देखा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त? तो 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला तो आपको देखा जा सकता है किसमें, व्यक्तिगत विकास में, मतलब व्यक्तिगत विकास में, और दूसरा जो है वो सामाजिक विकास में देखा जा सकता है, जिसमें पूरा समाज निहित होता है। तो व्यक्तिगत विकास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। व्यक्तिगत विकास में क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे कि रुचि, योग्यता, शारीरिक शक्तियाँ, देखो रुचि, योग्यता, शारीरिक शक्तियाँ, मानसिक प्रवृत्ति, अभिवृत्ति आदि सारे पक्ष, 1 मिनट, हाँ अब सही है, आदि सारे पक्ष मानव विकास के व्यक्तिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। मतलब रुचि की, देखो रुचि बालक की या मनुष्य की रुचि किस क्षेत्र में है, योग्यता उसकी कितनी है, उसकी शारीरिक शक्तियाँ कितनी कैसी हैं, कितनी हैं, या मानसिक प्रवृत्ति उसकी कैसी, या उसकी अभिवृत्तियाँ कैसी हैं, ये सारे चीज़ जो हैं ये क्या मानव विकास के व्यक्तिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये उसके व्यक्तिगत पर्सनल क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है, पर्सनल एरिया में उसके आ जाते हैं। इन सभी का सीख प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है उन सब पे उसके इन सभी चीज़ों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब आप कहोगे सर कैसे, मान लो सीखना है, उसको कोई चीज़ में रुचि है ही नहीं, अब उसको आप सिखाओगे तो वो सीखेगा थोड़ी ना, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। मान लो उसकी योग्यता कुछ और है, अब आप उससे काम कोई और करा रहे हैं, तो अब वो भी वहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसकी शारीरिक शक्तियाँ कुछ और हैं, आप करवा कुछ और रहे हो, मानसिक प्रवृत्तियाँ उसकी कुछ और हैं, मतलब उसका माहौल कुछ और बना रहे हो। तो इस तरीके से क्या होती है, ये उनकी प्रक्रिया पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं, सीख की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती हैं।
इसलिए इन सभी का अध्ययन नितांत आवश्यक है। और ये क्या कह रहा है, इसलिए इन सभी का जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं पे बालक अगर एडमिशन ले रहा है, कहीं पे पढ़ने जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेना ही बहुत आवश्यक होता है। उन्हें अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो जब इन चीज़ों को जान लेते हैं तो उसके रुचि, योग्यता, शारीरिक शक्तियाँ, मानसिक प्रवृत्तियाँ, आवृत्तियों के अनुसार उसका हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम, उसके जो क्षेत्र होगा उन चीज़ का निर्धारण करेंगे कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या क्या पढ़ने में उसकी रुचि है, तो उसके अनुसार से करेंगे तो बालक काफ़ी ज़्यादा उसमें अपने कार्य में जो है वो अपना योगदान दे पाएगा और काफ़ी ज़्यादा समय दे पाएगा और उन चीज़ों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा कुशलता दिखाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला जो है ये देखिए सामाजिक के बारे में देख लेते हैं कि सामाजिक, एक मिनट, देख लेते हैं सामाजिक विकास कैसे होता है। इसी प्रकार से मानव का सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसी प्रकार से जैसे आदमी का व्यक्तिगत विकास होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, इसका सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मान लो एक आदमी है, उसको उठा के जंगल में छोड़ दो जहाँ पे कोई ना रहता हो, तो वहाँ पे इसका कोई अस्तित्व रह जाएगा? कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, सामान्यतया इस विकास को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो जो उसका विकास होता है समाज में रहने के लिए, उसके जो तरीके सिखाए जाते हैं या जो सीखता है अपने आसपास से देख के, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, सामाजिकरण कहा जाता है। इसकी बुनियाद बालक के घर से पड़ती है। तो बालक के घर में ही पता चल जाता है और वहीं से इसकी क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी प्रवृत्तियां तय की जाने लगती है। उसको बताया जाता है बेटा ये गलत है, ये सही है, यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे नहीं बैठना, वहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है, जो बुनियाद जो है वो कहाँ पे है, बालक के घर में ही पड़ती है। ठीक है, वहीं से इसको थोड़ा बहुत अपने समाज के बारे में फ़र्क पता चल जाता है। उनसे नहीं मिलना, वो ख़राब है, वो आंटी अच्छी है, उनसे मिल लेना, वहाँ पे उनके यहाँ जाना है, इनके यहाँ शादी। तो इन सभी चीज़ों से वो क्या होता है, उसके दिमाग में एक उसी तरीके से सब कुछ बनने लगता है। ठीक है, कि हाँ इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों से के पास जाना है। तो ऐसे ही क्या होता है, उसके घर में ही ये सब चीज़ें पता चल जाती है। अंत में संपूर्ण मानव जगत से संबंधित हो जाती है। मतलब ये क्या होता है, अंत में यह संपूर्ण जो वो सीखता है, ये पूरा क्या हो जाता है, पूरे, अभी तो ये पूरे घर में सीख रहा था, फिर ये क्या हो जाता है, पूरे मानव जगत मतलब पूरे संसार से ये संबंधित हो जाता है। ठीक है, सामाजिकरण की यह प्रक्रिया मानव को पशु से मानव बनाती है। मतलब जो आदमी है, अगर समझ लो उसको सामाजिकरण, समाज से बाहर छोड़ दिया जाए, एक छोटे से बच्चे को ले जाओ जंगल में छोड़ दो, तो वो क्या जान पाएगा कि इनसे कैसे बात करना है, इनसे कैसे बोलना है, उसको कुछ पता चलेगा ये कौन है? उनके लिए तो वो भी आदमी है, ये भी आदमी, पापा भी आदमी, मम्मी भी आदमी, नाना भी आदमी है, छोटा सा बच्चा भी आदमी है। तो अगर वो इसको मार सकता है छोटे से बच्चे को, तो पापा को भी मार सकता है, नाना को भी मार सकता है, क्योंकि उससे तो पता नहीं है ना कि ये हमारे नाना, ये पापा, ये कोई हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मानव जो है ये क्या है, शिक्षा ही उसको पशु से मानव बनाती, मानव को पशु से मानव बनाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में शिक्षा और समाज के बीच एक घनिष्ठ संबंध रहता है। और जो ये प्रक्रिया चलती है इसमें मानव और समाज के बीच में क्या है, एक घनिष्ठ संबंध रहता है। ये तो जाहिर सी बात है, तभी तो आदमी सीख पाता है जब समाज में जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, इसके कुछ क्षेत्र थे। अब इसका थोड़ा स्वरूप देख लेते हैं, शिक्षा का स्वरूप, एक मिनट, हाँ विद्या के स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। सामान्य तौर पर शिक्षा के अंतर्गत वे सभी पक्ष आते हैं जो मानव और समाज में संबंध स्थापित करने में अपना सहयोग देते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसमें वे सभी क्षेत्र आते हैं जो क्या करते हैं, मानव को समाज से संबंध जोड़ने में स्थापित करते हैं। वो सभी पक्ष क्या आ जाते हैं, शिक्षा के स्वरूप में आ जाते हैं। अभी इसके कुछ उदाहरण भी दिए जाएंगे। यह सच है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। मतलब वो कह रहा है कि जो अगर समाज ना हो तो व्यक्ति को समाज से अलग रखना एक कोरी कल्पना है, मतलब एक बेकार चीज़ है, वो आदमी नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लेकिन इसके साथ यह भी उतना सच है कि व्यक्ति विहीन समाज कोई नहीं है। मतलब व्यक्ति विहीन समाज, यहाँ पे थोड़ा हमें लग रहा है टाइप मिस्टेक हो गया है, तो चलिए यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि व्यक्ति विहीन समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। जैसे मनुष्य का अस्तित्व समाज के बिना नहीं, वैसे समाज का अस्तित्व
व्यक्तियों के बिना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंततः शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः निम्न का अध्ययन किया जाता है। तो निम्न कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पे आपके कुछ दिए गए हैं। पहला दिया है शिक्षा दर्शन, पहला दिया गया है शिक्षा दर्शन, दूसरा दिया गया है शिक्षा का समाजशास्त्र, तीसरा दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान, चौथा दिया गया है तुलनात्मक शिक्षा, पांचवा दिया गया है शिक्षा का विकास, छठवां दिया गया है शिक्षा की समस्याएं और सातवां दिया गया है प्रशासन और परिवेक्षण और आठवां दिया गया है नियोजन एवं वित्त और नौवां जो दिया गया है वो दिया है शिक्षा में अनुसंधान। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। जो 10वां दिया गया है वो दिया गया है शिक्षा तकनीकी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक आपका जो है बताया गया है। अब आगे कुछ और थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद यह वीडियो का समापन हो गया। पीडीएफ आपको पाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे जाना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना पड़ेगा। और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे और उसमें क्या होगा कि आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, आपका जो 11वां क्षेत्र आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त वो आ जा रहा है शिक्षा प्रशासन, 12वां आ जा रहा है स्वास्थ्य शिक्षा और 13वां जो आ जा रहा है शिक्षा में मापन मूल्यांकन। इसके अलावा भी कुछ चीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षिक निर्देश और परामर्श, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा। उसके बाद यहाँ पे दी है भविष्योन्मुख शिक्षा आदि का भी अध्ययन वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण आवश्यक है। आज समय की परिवर्तित परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा, दूरदर्शी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा आदि को भी इसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ये सारी चीज़ें क्या वर्तमान में आके अब जुड़ गई हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है इसका तो आपको क्या करना पड़ेगा, कल फिर देखिएगा, आपको इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। उसमें आपको क्या कराया जाएगा, इसी अध्याय का क्या प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा अध्याय पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, नए हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई होगी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए शिवम सर को कि सर ने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।